नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी केजीएमयू को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 5 नई स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर और नए कार्डियोलॉजी यानी आईसीयू भवन का उद्घाटन किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के किंग्स जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने सबसे पहले 340 बेड वाले ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर और 92 बेड के नए कार्डियोलॉजी आईसीयू भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम योगी ने 500 बेड के सेंटर 2, 7 मंजिला जनरल सर्जरी भवन और नए प्रशासन भवनों का शिलान्यास किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य राज्य मंत्री बैंकेश्वर शरण सिंह भी मौजूद रहे। कि देश के अंदर और दुनिया के अंदर भी जाते हैं तो जॉर्जियंस के नाम वहां पर या उनके ग्रुप हमें देखने को मिलते हैं, उनकी अपनी उपस्थिति वहां पे देखने को मिलती है। और 120 वर्ष की यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ नया किया होगा और कुछ नया कर भी रहा है। हम लोग लखनऊ में देखते हैं, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी हम लोग इस बात को देखते हैं कि क्या स्थिति है पेशेंट की। और लखनऊ में भी मैं इस बात को अनुभव करता हूं, क्योंकि प्रदेश भर के पेशेंट आते हैं, अन्य अगल बगल के राज्यों के भी और नेपाल जैसे देशों से भी बहुत सारे पेशेंट जब लखनऊ में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी बनती है कि हमें केजीएमयू या एसजीपीजीआई में कोई बेड मिल जाए, उपचार की सुविधा प्राप्त हो जाए। ये पेशेंट की जो प्रायोरिटी है वह केजीएमयू या एसजीपीजीआई क्यों बन गई? क्योंकि उसे विश्वास है कि वो जाएगा तो उसे उपचार मिलेगा। का सामना हम सबको करना पड़ा था। तो केजीएमयू पहला संस्थान था जिसने इस बीमारी से लड़ने के लिए जांच की सुविधा का केंद्र अपने आप को बनाया था। और पहले 100 पेशेंट के लिए हम लोगों ने यहां पे कोविड-19 की जांच की सुविधा की यहां पर जो जांच प्रारंभ की थी उसमें केजीएमयू से ही वो प्रारंभ हुआ था। और आज उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कितनी ढेर सारी उपलब्धियों को आज 120 वर्षों की इस यात्रा के दौरान आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण करके, न्यू कार्डियोलॉजी विंग का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है। और मंच पर आने के उपरांत हम लोगों ने यहां पर आकर के इस सेंटर में आकर के जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन के लिए 500 बेडेड ट्रॉमा सेंटर के और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए केजीएमयू के नए प्रशासनिक भवन के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा है कि ये नई सुविधाएं न केवल लखनऊ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों के मरीजों को विश्व स्तरीय इलाज मुहैया कराएगी। गोरखपुर का जो एम्स है भी उसको उम्र मात्र 600वां काल है, मैं कह सकता हूं 20 साल भी नहीं हुआ होगा, 4 साल हुआ है। और 4 साल के बच्चे को 120 साल से मिला रहे। ये 120 साल का जो हमारा इतिहास है ये वट वृक्ष की तरह है। और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं कि आज जो हमें प्रतिष्ठा हासिल हुई है इसके पीछे आप सबका हाथ है, हमारे चिकित्सकों का, फैकल्टी मेंबर्स का, स्टूडेंट्स का। इन लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अक्सर ट्रामा आता हूं या गांधी वार्ड में आता हूं, देखता हूं हमारे चिकित्सक कितनी विपरीत परिस्थितियों में रात दिन लग करके, विशेष रूप से हमारे रेजिडेंट्स जेआरएसआर जो मेहनत करते हैं, मैं उनकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। जाइए कह लें अगल बगल के, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो,
और यहाँ तक कि नेपाल के भी न जाने कितने मरीज यहाँ पर आते हैं। और केजीएमयू की जो आज की स्थिति है, पिछले 6 महीने मैंने देखा है कि गोरखपुर एम्स से भी लोग रेफर होकर केजीएमयू आ रहे हैं, जबकि कहा जाता है कि एम्स बिल्कुल दवा के लिए आखिरी जगह है। तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, चाहे जिस फैकल्टी में देखा जाए, आज की तारीख में हम लोग गोरखपुर एम्स से हर फैकल्टी में बेहतर है और हर तरह के इलाज में भी बेहतर है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है, आप सबसे मेरी यही अपेक्षा है कि कम से कम गोरखपुर एम्स से हम लोग बेहतर रहें, दिल्ली से चाहे बेहतर हो पाए ना हो पाए। केजीएमयू में 1000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सीएम योगी की इस पहल से न केवल मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा, बल्कि लखनऊ मेडिकल टूरिज्म का केंद्र भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर यूपी के बलरामपुर में पिछले कुछ दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बलरामपुर बना हुआ है और इसकी वजह है धर्मांतरण का वो गंदा खेल जिसे छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पिछले कई सालों से खेलता आ रहा है। लेकिन अब छांगुर बाबा यूपी एटीएस की गिरफ्त में है और पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो केवल धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राष्ट्र विरोधी एंगल भी सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के लिए भारत में जासूसी का बड़ा प्लान तैयार कर रहा था। इस रिपोर्ट में देखिए। छांगुर बाबा का आईएसआई कनेक्शन आया सामने। धर्मांतरण के जरिए जासूसी का था प्लान। नेपाल के काठमांडू में हुई थी बड़ी मीटिंग। एटीएस की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। छांगुर बाबा के धर्मांतरण का कोड डी कोड। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण के धंधे का खुलासा होने के बाद प्रशासन ने छांगुर बाबा से उस अड्डे को मिट्टी में जरूर मिला दिया है जहां से देश भर में धर्मांतरण का रैकेट संचालित होता था। लेकिन एटीएस की गिरफ्त में छांगुर बाबा को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा का धंधा सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके जरिए पाकिस्तान के लिए जासूसी का बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए नेपाल के काठमांडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास में आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक भी हुई थी। इस बैठक में किन्हीं कारणों से छांगुर बाबा खुद तो शामिल नहीं हुआ था, लेकिन नेपाल स्थित अपने गुर्गों के जरिए संपर्क में जरूर था। पाकिस्तान के लिए जासूसी को लेकर छांगुर बाबा की योजना थी कि धर्मांतरण के लिए तैयार हिंदू लड़कियों का निकाह नेपाल में पाकिस्तान के किसी आईएसआई एजेंट से कराई जाए और फिर इन महिलाओं का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जासूसी के लिए किया जाए। छांगुर बाबा ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था और बाकायदा कोड वर्ड भी विकसित किए गए थे, जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था और इन्हीं कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात किया करते थे ताकि किसी को भनक ना लगे। लेकिन अब जबकि धर्मांतरण का रैकेट और इसके जरिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का खुलासा हो चुका है, जानकारी ये भी मिल रही है कि छांगुर बाबा ने इन कामों के लिए 3000 मुस्लिम युवाओं की फौज खड़ी कर रखी थी, जिनका काम लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और फिर ब्रेन वॉशर धर्मांतरण कराना था। इन युवाओं को काम के बदले कैश में पेमेंट होते थे। आप सोच सकते हैं कि छांगुर बाबा किस हद तक देश के विरोधी गतिविधियों में शामिल था और इसके लिए करोड़ों रुपयों की
विदेशी फंडिंग मिल रही थी। पाकिस्तान, दुबई, तुर्की जैसे कई ऐसे मुस्लिम देश है जहां से छांगुर बाबा के बैंक खाते में पैसे आए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 18 बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिनमें 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं और केवल 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। जांच में ये भी पता चला है कि छांगुर बाबा का धर्मांतरण नेटवर्क सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। लेकिन छांगुर बाबा के पैसों की ताकत के आगे विरोध जताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हालांकि धर्मांतरण का काला साम्राज्य खड़ा करते हुए छांगुर बाबा ये भूल गया था कि यूपी में योगी राज है, जो हर गुनाह की हिसाब लेता है और ऐसा हिसाब लेता है जिसकी मिसाल दशकों तक दी जाएगी। योगी प्रशासन ने पहले छांगुर बाबा के अवैध आशियाने को ढाया और अब 8,50,000 रुपए के वसूली का एक नोटिस जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में धर्मांतरण और दुष्कर्म का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। चौक कोतवाली क्षेत्र में नावेद उर्फ कासिम पठान को हिंदू लड़कियों को फंसाने और ब्लैकमेल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से कई आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी बरामद किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर की चौक कोतवाली क्षेत्र में एक युवती की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद नावेद और कासिम पठान को गिरफ्तार किया है। नावेद पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया पर शिव वर्मा बनकर हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता था। माथे पर तिलक और हाथ में कलावा बांधकर हिंदू बनकर लड़कियों से दोस्ती करता, फिर शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और वीडियो ब्लैकमेल करता था। पुलिस को उसके मोबाइल से कई हिंदू लड़कियों के आपत्तिजनक फोटो वीडियो मिले हैं। तो थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि विगत 2 वर्षों से ये दोनों अभियुक्त पर ये वादिनी साथ रह रहे थे। मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक नावेद ने पीड़िता को 2 साल तक ब्लैकमेल किया और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। उसने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे धमकी दी। शिकायत के बाद पुलिस ने नावेद और उसके भाई कैफ, अकिल, आलम, उस्मा और शमन के खिलाफ धर्मांतरण निषेध कानून के तहत केस दर्ज किया है। नावेद को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। ये पहली बार नहीं जब शाहजहांपुर में इस तरह का मामला सामने आया है। इससे पहले 2024 में भी जिले में धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग के कई मामले दर्ज हुए थे। पुलिस के मुताबिक नावेद का आपराधिक इतिहास रहा है और वो कई हिंदू लड़कियों को निशाना बना चुका है। हिंदू संगठनों ने इस मामले को लेकर के कोतवाली पर प्रदर्शन किया है। शाहजहांपुर में नावेद और कासिम पठान की गिरफ्तारी ने एक बार फिर धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग जैसे संकीर्ण अपराधों पर सवाल उठाए हैं। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ तो है, लेकिन पीड़िताओं को न्याय दिलाना अभी बाकी है। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच कितनी गहराई में जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर लखनऊ में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और ठाकुरगंज पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में नशे के सौदागरों पर बड़ी कार्रवाई की है। गौघाट चौकी क्षेत्र में भारी मात्रा में गांजा और स्मैक बरामद हुआ है। इस कार्रवाई में एक महिला के साथ 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और पुलिस ने गौघाट चौकी इलाके में एक बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया। 13 जुलाई को देर रात मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें शातिराना अंदाज में नशे का कारोबार करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में एक महिला, 2 युवक और एक व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से भारी मात्रा में गांजा और स्मैक बरामद किया, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लंबे समय से गौघाट और आसपास के इलाकों में नशे की तस्करी कर रहा था। आरोपियों के पास से बरामद गांजा और स्मैक को शहर के विभिन्न हिस्सों में बेचने की तैयारी थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि ये गिरोह एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी हो रही है। बता दें कि गौघाट क्षेत्र में पहले भी ड्रग तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद पुलिस ने निगरानी तेज कर दी है। लखनऊ के गौघाट में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और ठाकुरगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने नशा तस्करों पर नकेल कसी है। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और भारी मात्रा में गांजा स्मैक की बरामदगी ने इस रैकेट के पीछे के नेटवर्क को उजागर करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने में कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा गिरोह के कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान को मेरठ स्पेशल टास्क फोर्स ने मुठभेड़ में मार गिराया। शाहरुख ने पुलिस पर 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया। उसके पास से हथियारों का जखीरा और एक कार भी बरामद हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरनगर के छपार थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मेरठ स्पेशल टास्क फोर्स ने गुप्त सूचना के आधार पर शार्प शूटर शाहरुख पठान को घेर लिया। शार्प शूटर शाहरुख ने पुलिस पर 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ ने उसे मार गिराया। पुलिस ने मौके से एक 9 mm देसी पिस्टल, 30 mm पिस्टल बरेटा, 32 mm रिवॉल्वर, 60 से ज्यादा कारतूस और एक बिना नंबर प्लेट की कार बरामद की है। शाहरुख पर मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और संभल में हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट के तहत 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज थे। मेरठ एसटीएफ की टीम की छपार रोहना मोड़ रोड पे मुजफ्फरनगर में एक कुख्यात अपराधी शार्प शूटर शाहरुख पठान के साथ में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ के दौरान ये अपराधी घायल हुआ, जिसको अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई। आप सब इस अपराधी के बारे में पहले से विदित है और फिर भी मैं उसकी आपराधिक गतिविधियां बताता हूँ। यह अपराधी 2015 में इसने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पे आसिफ जायदा की वर्चस्व को लेकर के हत्या कर दी। उस समय आसिफ जायदा पुलिस कस्टडी में था और नैनी जेल से मुजफ्फरनगर पेशी के लिए आया। तो पेशी पे आए अपराधी की पुलिस कस्टडी में होने के उपरांत रेलवे स्टेशन पे इसके द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर मात्र रंगदारी के वर्चस्व को लेकर के पुलिस कस्टडी में उसकी गोली मार करके हत्या की। इसके बाद में ये जब जेल में था उस दौरान इसकी नजदीकियां संजीव जीवा और उसके माध्यम से मुख्तार अंसारी गैंग से भी बढ़ी और उनके साथ में भी ये एक्टिवली काम करने लगा। 2016 में ये अपराधी शाहरुख पुलिस कस्टडी से फरार हो गया और कस्टडी से फरार होने के बाद भी उसने पुनः रंगदारी और रंगदारी के लेकर के हत्या, यह सब कार्यों में वो संजीव जीवा के साथ में एक्टिवली इन्वॉल्व था। 2017 में इसके द्वारा हरिद्वार में निर्मला छावनी कॉलोनी में एक कंबल व्यवसायी थे अमित दीक्षित और गोल्डी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जब इनसे बाद में पूछताछ हुई तो ये भी बात पता चली थी कि हत्या इनकी करने नहीं गए थे, ये किसी और की करने गए थे, पर मिस्टेकनली इनकी हत्या कर दी। ये पहली बार नहीं है जब यूपी एसटीएफ ने माफिया गिरोहों पर नकेल कसी हो। पिछले महीने भी मेरठ और गाजियाबाद में कई अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया गया था। शाहरुख पर 50,000 रुपए का इनाम था और वो 1.5 साल से फरार चल रहा था। हाल ही में संभल में उसके खिलाफ हत्या का प्रयास और धमकी का नया केस दर्ज हुआ। पुलिस का कहना है कि शाहरुख का ढेर होना पश्चिमी यूपी में सक्रिय माफिया नेटवर्क के लिए बड़ा झटका है।
अब एसटीएफ उसके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरनगर में शाहरुख पठान के मुठभेड़ में ढेर होने से माफिया और गैंगस्टरों में खौफ का माहौल है। पुलिस एसटीएफ की इस कार्रवाई ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है कि कानून से बचना अब मुमकिन नहीं है। अब देखना होगा कि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों पर पुलिस कितनी जल्दी शिकंजा कसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। चारों तरफ भोले शंकर की जय जयकार गूंज रही है। बारिश के फुहारों के बीच पहाड़ों से लेकर मैदान तक शिव भक्ति का रंग छाया हुआ है। सावन की शुरुआत 11 जुलाई से हो चुकी है और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए अधिकारियों के साथ कई हाई लेवल बैठकें भी की हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। सावन का महीना, बरसात की फुहार, क्या पहाड़ और क्या मैदान, हर तरफ भोले शंकर की जय का। जी हाँ, सावन का महीना जिसे हर शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। इंतजार की यात्रा की शुरुआत 11 जुलाई से हो चुकी है। सावन का पहला सोमवार भी आ गया है। सावन को लेकर देश भर में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। इस बार की कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। कई भक्त तो भगवान शिव की मूर्ति को अपने कंधे पर रखकर कांवड़ की यात्रा शुरू करने पहुंचे। जहां यूपी में कांवड़ को लेकर लोगों की खुशियां चरम पर हैं, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई बार अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठकें भी की हैं। सीएम ने कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए। इससे पहले लखनऊ में खाद्य विभाग की टीम ने ढाबों और होटल्स को क्यूआर स्कैनर कोड पर मालिकों के नाम दर्ज करने का आदेश दिया, ताकि कांवड़ ले जा रहे श्रद्धालुओं को मन मुताबिक खाना खाने में आसानी हो। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान सुरक्षा और सुविधा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम हो। साथ ही साथ यात्रा में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के लिए जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जैसे प्रमुख कांवड़ मार्गों पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। वाराणसी में पुलिस प्रशासन ने कांवड़ियों पर पुष्पा वर्षा की, वहीं कांवड़ियों में खुशी का माहौल रहा। काशी की गलियां हर हर महादेव की नारों से गूंज उठी। तो इस मामले में अयोध्या के लोग कहां पीछे रहने वाले थे। सुबह से शिव मंदिरों में भक्त लगा रहा। बेलपत्र और दूध से शिवलिंग को नहलाया गया। वहीं गाजियाबाद में भी मंदिरों में पूजा के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ देखने को मिली। विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ और सावन के महीने में लाखों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कांवड़िया यहाँ पर आते हैं। उसके मद्देनजर पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस और प्रशासन और नगर निगम मिलके यहाँ पर तैयारियां कर रहा है। प्रयागराज से ज्यादा लोग आते हैं, इसके लिए हमने डेडिकेटेड लेन कांवड़ियों के लिए बनाई है। वो उस लेन पर चलेंगे। वहाँ पर हर 5 किलोमीटर पर एक पुलिस चौकी बनाई गई है, जहाँ पर उनको आराम करने के स्थान भी दिए जा रहे हैं। यदि कोई कांवड़िया बीमार पड़ जाता है तो वहाँ रुक के आराम भी कर सकता है। कुछ दवाइयों का भी इंतजाम किया गया है। पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, क्यूआरटी टीम्स लगाई गई हैं। हमारे पुलिस के जवान वहाँ लगातार मोटरसाइकिल दस्ता पेट्रोलिंग करेगा। इसके अलावा मंदिर के आसपास के एरिया में हम लोगों ने ड्रोन्स का भी इंतजाम किया है। वहाँ पर एटीएस की टीम और कमांडोज तैनात रहेंगे। पूरे मंदिर के आसपास हम लोगों ने बैरिकेडिंग कराई है, ताकि श्रद्धालु लाइनों में के सुगम तरीके से, व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से दर्शन कर सके। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में सुबह से ही शिवालयों में भक्तों के तांता लगना शुरू हो गया है। तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। विश्वनाथ मठ मंदिर में
हम मौजूद है जहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे पूजा अर्चना करते हैं। मैम हीरा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ? सावन में ही आती हूँ ज्यादातर। तो मैम कितने घंटे हो गए आपको लाइन में लगे हुए? आधा एक घंटा। मैम आप इष्ट देव की पूजा कैसे अर्चना है? बड़े मन से, भक्ति भाव से बाबा को समर्पण करती हूँ क्योंकि वो सबकी सुनते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मुझे तो बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है सावन के महीने में भोले बाबा के दर्शन करने का। जी हमारे साथ और भी कुछ भक्त हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। जी मैम क्या नाम है? अंजलि, कहाँ से आए हैं आप? छपरोला से। मैम आज सावन का पहला सोमवार है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी भक्त अपनी मनोकामना मांगता है भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामना पूरी करे, और ये पूरी भी करते हैं। मैंने भी इनसे मांगा है, आप भी मांगिए और सब मांगिए। हर हर महादेव। बिल्कुल, इस मंदिर की ये मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। ये पुराण काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ रावण और रावण के पिता भी पूजा करने आया करते थे, इसलिए इसकी मान्यता और भी बढ़ती है। और सावन में जो भक्त यहाँ पूजा करना आता है और मन्नत मांगता है उसकी पूर्ण भी होती है। ये पहली बार नहीं जब कावड़ यात्रा को लेकर इतने व्यापक किए गए हो। पिछले साल भी सीएम योगी ने कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा के लिए कई कदम उठाए, तो वहीं हरियाणा में भी कावड़ का अलग ही नजारा देखने को मिला। बहादुरगढ़ के दो सगे भाइयों ने इस यात्रा में आस्था और भक्ति की अनोखी मिसाल पेश की। दोनों भाइयों ने कावड़ में एक तरफ अपनी दादी और दूसरी तरफ गंगाजल भरकर 230 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया। सावन महीने में कावड़ यात्रा की तैयारियों ने देश में शिव भक्ति का माहौल और भी ज्यादा गाढ़ा कर दिया। यूपी में सीएम योगी की सख्ती और प्रशासन की मुस्तैदी से कावड़ियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।